पीक ऑफ मार्शल आर्ट की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग काई को दिखाया जाता है, जो कि अपनी घर आने के बाद सभी कामों को निपटाने के बाद अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो तुरंत ही अपनी गोल्डन स्टोन को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पे उसकी जो थर्ड हिस्सा था यानी कि जो थर्ड पेज था उसे देखते हुए कहता है मुझे भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, क्यों ना पता लगाया जाए। और वो तुरंत ही उस थर्ड पेज को चेक करने लगता है, जहाँ पे उसके अंदर से उसे एक फर्नेस मिलता है जो कोई आम फर्नेस नहीं था। और वो कहता है लगता है कि मैं आज सुबह ही बॉडी टेम्परिंग की लेवल 4 पर पहुंच चुका हूँ और मुझे आगे बढ़ने के लिए शायद से क्यों ना इसके बारे में जांच किया जाए। और वो तुरंत ही उस स्टोन के अंदर जांच करने लगता है, यानी कि उसी पेज के अंदर, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये जो फर्नेस है इसके अंदर सबसे पहले तो मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढकर बाउंड करना होगा, जिसके अंदर से जो स्मेल निकलेगा उसे एब्जॉर्ब करने के बाद ही उसकी कल्टीवेशन में फायदा हो सकता था। पर उसके बारे में अभी भी यांग काई को विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो खोजने लगता है कि यहाँ पे कौन सी मेडिकल इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी। जहाँ पे ढूंढने की बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे बस 2 इंग्रेडिएंट की जरूरत है, जिसमें से एक है 3 लीफ सोल हाइडिंग फ्लावर और दूसरा है डेथ वुडन ग्रास, जो कि यांग काई को इतना आसानी से तो नहीं मिलने वाला था। और फिर भी यांग काई को इस चीज के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह चीज उसकी कल्टीवेशन में सुधार कर सकता है। इसी के साथ साथ वो कहता है चाहे कुछ भी हो, इसी गोल्डन स्टोन की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया, यानी कि मेरी बॉडी इतना स्ट्रांग हो चुका है। चाहे कुछ भी हो मुझे इसके ऊपर यकीन करना ही होगा और इन मेडिकल इंग्रेडिएंट को ढूंढने के लिए मैं कल सुबह ही कंट्रीब्यूशन हॉल में जाकर ओल्ड मैन से इसके बारे में पूछूंगा। और फिर यहाँ से सुबह होने की बात हमें यांग काई को दिखाया जाता है, जो तुरंत कंट्रीब्यूशन हॉल के अंदर पहुंच गया था। ओल्ड मैन मैंग यांग काई को देखने की बात पूछता है छोटे लड़के तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। यांग काई कहता है एल्डर मुझे आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि मुझे तुरंत ही 3 लीफ सोल हाइडिंग हर्ब और डेथ वुडन ग्रास की जरूरत है। यह सुनने की बात ओल्ड मैन एक मैनुअल देते हुए यांग काई को चेक करने के लिए कहता है, जहाँ पे इसके अंदर दोनों हर्ब्स को यांग काई चेक करने लगता है, जहाँ पे कि दोनों हर्ब भी पॉइजनस था, जो कि किसी भी इंसान के लिए हार्मफुल साबित हो सकता था। इस वजह से वो इसके बारे में ओल्ड मैन मैंग से पूछता है। ये सुनने की बात ओल्ड मैन मैंग कहता है ऐसे असल में इस तरह की मेडिकल इंग्रेडिएंट पॉइजनस होंगे ये तो नॉर्मल बात है, पर अगर तुम्हें ये सभी चीजें चाहिए तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। ये सुनने की बात यांग काई भी इसके लिए एग्री हो गया था। और फिर ओल्ड मैन मैंग फिर से कहता है तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हारे लिए ज्यादा चीजें यहाँ पे मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि ये दोनों ही पॉइजनस है, इस वजह से इनके ऊपर ज्यादातर लोगों की नजर नहीं होंगे। लिंगजियो पेवेलियन से लगभग 3 मील दूर पूर्व में ब्लैक माउंटेन मौजूद है, जहाँ पे कि तुम्हें ये दोनों इंग्रेडिएंट ही मिल सकते हैं और इस सफर में तुम्हें 3 दिन की टाइम लगेंगे। इस वजह से मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दूंगा। इस बीच तुम्हें सेक्टी काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने की बात यांग काई भी सोचता है ये बुढ़ा वैसे भी काफी ज्यादा हरामी है और ये इतना आसानी से अगर मान गए तो इसकी कोई ना कोई शर्त तो मौजूद होनी चाहिए। और वो ओल्ड मैन मैंग से पूछता है। ओल्ड मैन मैंग कहता है अगर तुम वहाँ पे जा ही रहे हो तो तुम मेरे लिए भी कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर आना। और ओल्ड मैन मैंग यांग काई को उन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स के नाम बता देता है। ये सभी चीजें सुनने की बाद यांग काई एल्डर की बातों पे एग्री करते हुए उस मैनुअल को लेकर वहाँ से चला जाता है। एल्डर जाते हुए यांग काई से कहता है केयरफुली जाना और 3 दिनों के अंदर अंदर तुरंत ही वापस आ जाना। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैकवीड माउंटेन के सामने यांग काई को दिखाया जाता है, जहाँ पे माउंटेन को देखते हुए यांग काई कहता है एल्डर ने सही कहा था, सही में यहाँ पे पैदल आने जाने में 3 दिन का टाइम लगता है। और यांग काई तुरंत ही माउंटेन पर जाने की बाद वहाँ से मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने में लग जाता है, जहाँ पे कुछ ही देर में वो कई सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लिया था। और कहता है ये ओल्ड बुढ़ा तो काफी ज्यादा लालची है, क्योंकि उसने मुझे इतना सारा मेडिकल इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करने के लिए कहा, उसे इतना सारा मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की आखिरकार क्यों जरूरत है। और वो वहाँ से जाते हुए कहने लगता है मैनुअल के अंदर जो 2 मेडिकल इंग्रेडिएंट्स है जिसकी मुझे जरूरत है ये काफी ज्यादा कोल्ड होने के साथ साथ पॉइजनस भी है, इसी वजह से ये चीज उन्हीं जगह पर उगना चाहिए जहाँ पर की कोई भी घास ना उगता हो और पूरी तरीके से साफ हो।
पर तभी अचानक से यांग काई के ऊपर हमला हो जाता है जहाँ पे कि एक बीस्ट ने हमला किया था। पर तभी तुरंत एक एरो से भी हमला होता है, जो हमला एक पर्सन ने उस सुअर के ऊपर किया था, जिस अटैक की वजह से वो सुअर तो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। और फिर हम दो पर्सन को देखते हैं जो कि बाप बेटा था, और वो यांग काई के सामने आते हुए कहता है, लड़के तुम यहाँ पे बिना हथियार की इस तरह से क्यों घूम रहे हो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यांग काई कहता है, अब चलो भी तुरंत ही इस बीस्ट को यहीं पे मार डालो। दोनों ही उस बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर देखते हैं कि हम उनकी अटैक से बीस्ट को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था और वो काफी एग्रेसिव होकर तुरंत ही हमला कर देता है। उस सुअर की हमला लगने वाला था उस बच्चे के ऊपर, पर यांग काई आकर तुरंत ही उस बच्चे को बचा लेता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो सुअर फिर से उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगता है, जहाँ पे कि वो सुअर यांग काई का अभी भी पीछा कर रहा था। वो शिकारी तुरंत ही उस सुअर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, बट इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सुअर भी असल में काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये चीजें देखने की बात यांग काई कहने लगता है, असल में सेक्ट के अंदर मैं तो एक लोअर क्लास डिसाइपल हूँ, फिर भी ये सुअर ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, यकीनन मैं इसे हरा सकता हूँ। और वो ठान लेता है कि ना भागकर वो यहाँ पे फाइट करेगा। ये सोचते ही वो तुरंत ही उस सुअर की पीठ पर चढ़ जाता है, जिस वजह से यांग काई उसे चट्टान की ओर ले जाते हुए एक लात मारते हुए चट्टान से टकरा देता है, जिससे ये सुअर तो तुरंत ही वहीं पे बेहोश हो गया था, यानी कि वो लगभग पूरी तरीके से मर ही चुका था। और फिर वो शिकारी कहने लगता है, असल में हम दोनों यहाँ पे शिकार करने के लिए आए थे, पर हमें ये उम्मीद ही नहीं था कि ये सुअर हमारी वजह तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। तुम्हारी इस मदद के लिए हम तुमसे काफी खुश है। इसके बाद यांग काई उन दोनों से पूछता है, तो तुम दोनों बाप बेटे यहाँ पे शिकार करने के लिए आए हो? वो दोनों भी इसमें एग्री हो जाता है। और यांग काई फिर से उन लोगों से पूछता है, क्या तुम दोनों एक हेल्प कर सकते हो? क्या ब्लैकबीट माउंटेन के अंदर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे पूरी तरीके से बंजर हो? ये सुनते ही कुछ देर सोचने की बाद वो बच्चा अपनी फादर से कहता है, फादर ये वो प्लेस नहीं है जहाँ पे, यानी कि इस माउंटेन की ईस्ट साइड पे जो माउंटेन है उसी पे मौजूद है। ये सुनने की बाद उसके फादर भी कहते हैं हाँ, और वो यांग काई से कहता है वहाँ पे जाना खतरा साबित हो सकता है, इस वजह से हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और हम वहाँ पे तुम्हें ले जाएंगे। जिससे खुशी होते हुए यांग काई भी एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी प्लेस पर तीनों को दिखाया जाता है। कुछ देर तक ढूंढने की बाद यांग काई को डेथ वुडन ग्रास भी वहीं पे मिल जाता है, जिसे देखने की बाद वो कहता है असल में ये वही होना चाहिए, क्योंकि इसके आसपास कोई भी घास मौजूद नहीं है। तुरंत ही वहाँ से हर्ब्स को इकट्ठा करने की बात वो उन हंटर से कहता है, पहले तो मैं आप दोनों को थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी हेल्प के बिना शायद ही मैं इन्हें हासिल कर सकता था। ये सुनने की बात वो शिकारी फिर से कहता है, इन सब बातों को छोड़ो, पहले ये बताओ तुम इतनी यंग हो और छोटे हो और अकेले यहाँ पे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ रहे हो? ये सुनने की बात यांग काई कहते हैं, असल में मैं लिंगजियो पेविलियन की एक डिसाइपल हूँ, जो कि कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए आया हूँ। ये सुनने की बात वो शिकारी हंसते हुए कहता है, मेरे भाई तुम्हारी बॉडी तो काफी ज्यादा वीक है, तुम एक कल्टीवेटर कैसे हो सकते हो? ये सुनने की बात यांग काई कहता है, असल में मैं अभी अभी कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया हूँ और इस मैनुअल के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए इस मेडिकल इंग्रेडिएंट्स का नाम दर्ज है, इसी वजह से मैं इसे यहाँ पे ढूंढने के लिए आ गया। इसके बाद वो हंटर कहते हैं, आप कुछ ही देर में यहाँ पे रात होने वाला है और इस माउंटेन के अंदर काफी पावरफुल जंगली जानवर रहता है, जहाँ पे यहाँ पे रहने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस वजह से क्यों ना हम तीन आज की रात यहीं पे एक साथ बिताए, जिस वजह से हमारे ऊपर खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। ये सुनने की बात यांग काई भी कहता है, हाँ तो फिर ठीक है। और फिर यहाँ पे ही दोनों एक रात रहने लगता है, जहाँ पे की सुबह होते ही वो दोनों ही तो यहाँ से निकल चुके थे। वही पे यांग काई अकेला बच जाता है और वो कहते हैं, अगर वो दोनों सेफली चले गए तो मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। और वो तुरंत ही वही पे अपनी कल्टीवेशन को भी स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे की कुछ देर तक कल्टीवेशन करने की बाद उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। इसी के साथ साथ वो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था और वो तुरंत ही अपनी पावर्स को चेक करने लगता है, जहाँ पे कि वो कहता है, 2 दिन में ही मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इसी के साथ साथ मेरी कल्टीवेशन स्पीड भी पहले से कई गुना ज्यादा तेज हो चुका है। लगता है मुझे ज्यादा देर नहीं करना चाहिए और उस गोल्डन बुक ने जिन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स का नाम था उसे तुरंत ही ढूंढना चाहिए और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करना चाहिए। इस तरह से तो मैं जल्द ही सेक्ट के अंदर एक इनर डिसाइपल भी बन सकता हूँ। और वो उन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए जाने ही वाला था, पर तभी उन दोनों शिकारी और उसके बेटे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगता है, जहाँ पे की लग रहा था कि वो दोनों किसी खतरे में
हैं। इस वजह से यांग काई उनकी फिक्र करते हुए तुरंत ही उन लोगों की ओर जाने लगता है और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो जरा से भी अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। और इसी के साथ साथ आपकी कोई भी दोस्त हो ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो उसके साथ शेयर जरूर से करना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।